नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल नॉवल स्टोरी एफएम में। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को छूती हैं और आपको कल्पनाओं की एक नई दुनिया में ले जाती हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िए। इसके लिए हमारे चैनल का होम पेज ओपन करें, ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, आपसे एक बहुत जरूरी बात साझा करनी है। आजकल यूट्यूब पर स्टोरी चैनलों को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं और कई चैनल अचानक डिलीट या बंद हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा और आपका ये खूबसूरत साथ कभी टूटे। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ताकि भविष्य में कभी कोई परेशानी आए तब भी कहानियों का ये खूबसूरत सफर बिना रुके चलता रहे। टेलीग्राम पर जाएं और नोवेल स्टोरी एफएम सर्च करके हमारे चैनल को ज्वाइन करें। यदि आपको चैनल खोजने में कोई परेशानी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के पेज पर ऊपर दिया गया टेलीग्राम लिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। अब बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 42। तो क्या हुआ अगर वे एक बहुत ही रईस और ताकतवर खानदान से हैं? चिंता मत करो, अपनी बहन का मामला मुझ पर छोड़ दो। इत्तेफाक से वहाँ मेरा एक दोस्त काम करता है। समीर ने ये सुनते ही तुरंत वादा किया। अगर कुछ भी होता है तो मुझे समय पर बता देना, यश शर्मा ने कहा। उन दोनों ने थोड़ी देर और बातें की और फिर समीर जाने के लिए उठ गया। द्वीपनगर में सैकड़ों किलोमीटर दूर एक शांत और पुरानी शैली वाले विला के मुख्य हॉल में 3 लोग थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी, एक 60 साल का बुजुर्ग और एक बहुत ही खूबसूरत और छरहरी महिला। वह अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि राजेश सिंघानिया था, जिसने आज ही यश शर्मा से शांतिदायक चूर्ण लिया था। 60 साल के बुजुर्ग ने दवा की बोतल पकड़ी, थोड़ा सा बाहर निकाला और फिर उसे अपने मुंह में डाल लिया। कैसा है कश्यप चाचा? महिला ने धीरे से पूछा। बुजुर्ग ने एक शब्द भी नहीं कहा। काफी देर बाद ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और उनकी आंखों में काफी हैरानी थी। जिनसिंग, एंजेलिका साइनेंसिस, मुलेठी की जड़। अगर यश शर्मा अभी यहाँ होता तो वह पक्का बहुत हैरान होता, क्योंकि इस बुजुर्ग ने वास्तव में केवल इसे चखकर इस शांतिदायक चूर्ण में इस्तेमाल की गई 10 में से 8 या 9 सामग्रियों को पहचान लिया था। ऐसी काबिलियत सच में चौंकाने वाली थी। बहुत बढ़िया दवा है, कश्यप नाम के बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। मास्टर कश्यप, क्या चिराग खन्ना इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं? राजेश सिंघानिया ने पूछा। वह कर सकता है, मैंने तुम्हें कई बार कहा है, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, कश्यप नाम के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें ये दवा कहाँ से मिली? लखनपुर, मुझे यह इत्तेफाक से मिल गई। ओह, तो क्या तुम मुझे उस एक्सपर्ट से मिलवाने ले जा सकते हो जिसने ये दवा बनाई है? कश्यप नाम के बुजुर्ग ने पूछा। यह उस इंसान के नियम थोड़े अजीब हैं। राजेश सिंघानिया के चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखी। वैद्यराज कश्यप की मंजूरी मिलना यकीनन एक अच्छी बात थी और उन्होंने तो दवा बनाने वाले के लिए एक्सपर्ट शब्द का भी इस्तेमाल किया था। राजेश सिंघानिया, जो वैद्यराज कश्यप की असली पहचान जानता था, और भी ज्यादा हैरान था। ये बुजुर्ग दिखने में दयालु लगते थे, लेकिन असल में उनके मानक बहुत ऊंचे थे और वे शायद ही कभी किसी की तारीफ करते थे। इसका मतलब था कि यश शर्मा और उसके पीछे जो मास्टर है, वे सच में बहुत शानदार हैं। ऐसे लोगों से तो स्वाभाविक रूप से दोस्ती करनी चाहिए। कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वे जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर वह जल्दबाजी में किसी को वहां ले गया तो उसे वैद्यराज कश्यप की मंजूरी तो मिल सकती है, लेकिन अगर इससे यश शर्मा नाराज हो गया तो वह बुरा होगा। कोई बात नहीं, मैं बस यूं ही उत्सुक हूं। इस दवा की एक सामग्री बहुत ही चमत्कारी है, कश्यप नाम के बुजुर्ग ने कहा। अगर वह मुझसे मिलने के लिए तैयार हो तो एक समय तय कर लेना और मुझे कॉल कर देना। ठीक है, राजेश सिंघानिया को हामी भरनी ही पड़ी। तो फिर क्या ये दवा चिराग खन्ना को दी जा सकती है? हाँ, इसे लेने का तरीका क्या है? कश्यप नाम के बुजुर्ग ने राजेश सिंघानिया से पूछा। इसे हल्का गर्म करके लेना है और 3 दिनों के अंदर खत्म करना है, राजेश सिंघानिया ने जवाब दिया। क्या तुम्हारी पत्नी को उसी ने ठीक किया था? कश्यप नाम के बुजुर्ग को अचानक कुछ याद आया। हाँ, उसने भी इसी तरह की दवा का इस्तेमाल किया था। राजेश सिंघानिया एक बार अपनी पत्नी को वैद्यराज कश्यप से जांच और इलाज करवाने के लिए लाया था। उन्होंने एक बार एक्यूपंक्चर करके और एक नुस्खा लिखकर मदद की थी। शुरुआत में इसका कुछ असर हुआ, उसकी पत्नी की बीमारी दब गई और सुधार के संकेत दिखने लगे, लेकिन उस दवा का एक और साइड इफेक्ट सामने आ गया, लगातार उल्टी और दस्त। इसलिए उनके पास इसका इस्तेमाल बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो फिर मैं अभी इसे उसके पास ले जाती हूँ। वे तीनों ऊपर एक बेडरूम में गए। कमरे को बहुत गर्मजोशी से सजाया गया था और वहां शांतिदायक अगरबत्ती जल रही थी। खिड़की के पास एक बड़े से बिस्तर पर एक इंसान लेटा था जो बहुत कमजोर और पीला पड़ चुका था। उसकी हालत बहुत खराब थी, उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे, उसकी आंखें आधी बंद थीं, उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं और बिस्तर के पास आधुनिक आपातकालीन चिकित्सा उपकरण रखे थे। कमरे में घुसते ही महिला के मुंह से एक आह निकल गई। राजेश सिंघानिया ने बिस्तर पर लेटे उस इंसान को देखा।
यह आदमी, जो कभी बहुत ही हैंडसम और आकर्षक हुआ करता था, अब सूखी लकड़ी की तरह पतला हो गया था। अभी वह बस दवाओं के सहारे अपनी जिंदगी की डोर पकड़े हुए था और किसी भी पल गुजर सकता था। महिला ने धीरे से उसके कान के पास 3 बार उसका नाम पुकारा, फिर बहुत ही सावधानी से उसे शांतिदायक चूर्ण की थोड़ी सी खुराक पिलाई। कश्यप नाम के बुजुर्ग ने बिस्तर के पास उस आदमी की नब्ज टटोली और थोड़ी देर बाद खड़े हो गए। अभी भी वैसा ही है। ये दवा उसे हल्की गर्म करके देना और 3 दिनों के अंदर खत्म कर देना। ठीक है, महिला ने कहा। उसे अच्छे से आराम करने दो। राजेश सिंघानिया थोड़ी देर विला में रुका और फिर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। श्वेता, मुझे वह दवा दो, राजेश सिंघानिया के जाने के बाद कश्यप नाम के बुजुर्ग ने अचानक महिला से कहा। महिला ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और उसे बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग ने अपनी जैकेट की जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली, उसमें थोड़ा सा पाउडर डाला और फिर उसे सावधानी से बंद कर दिया। कश्यप चाचा, इस दवा में कोई परेशानी तो नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं है, मुझे बस इसके अंदर की चीज़ों को लेकर उत्सुकता है। मैं इसे टेस्ट करने के लिए वापस ले जा रहा हूँ। चिराग खन्ना का अच्छे से ख्याल रखना, कश्यप नाम के बुजुर्ग ने हिदायत दी। महिला ने जवाब दिया। तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल रहा है। बुजुर्ग ने उस छरहरी महिला को देखा। वह सिर्फ 30 साल की थी, जो एक औरत की जिंदगी का सबसे अच्छा समय होता है। एक अमीर परिवार में शादी करने के बाद उसे तो आराम से रहना चाहिए था, अपने पति का साथ देना चाहिए था और अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए थी, एक आरामदायक और खुशहाल जिंदगी जीनी चाहिए थी। हालांकि उसके पति को एक ऐसी अजीब बीमारी हो गई थी जिसमें सुधार के कोई संकेत नहीं थे। उसके लिए इस तरह की जिंदगी, एक विधवा की तरह जीना, सच में बहुत मुश्किल था। एक बार जब आप किसी बड़े घर के दरवाजे के अंदर आ जाते हैं तो वह समंदर जितना गहरा होता है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, महिला ने कहा। बुजुर्ग ने प्यार से इस छोटी को देखा, जिसे वह अपनी आधी बेटी मानता था। अगर वह न होती तो वह बिस्तर पर लेटे इस मरीज की इतनी परवाह नहीं करता। तो क्या हुआ अगर वे एक बहुत ही रईस और ताकतवर खानदान से हैं? बाहर आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा। दक्षिण पहाड़ी पर एक बहुत ही अचानक सी चट्टान थी। उस पर एक इंसान सीधा बैठा था, सांस ले रहा था और अपनी ऊर्जा चीख को कंट्रोल कर रहा था। यश शर्मा ने अपनी आंखें बंद की और पूरब से आती एक गर्म ऊर्जा को महसूस किया जो उसके शरीर पर चमक रही थी। यह उगता हुआ सूरज था। हर सांस के साथ उसका शरीर उसी के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा था। सुबह ऊर्जा चीख को साधना और शाम को शास्त्रों का पाठ करना पिछले कुछ दिनों में उसके लिए जरूरी काम बन गए थे। लगभग 9 बजे के करीब यश शर्मा झोपड़ी में लौट आया। आज 7वां दिन था और उसे अभी भी दवा का एक बैच बनाना था। जड़ी बूटियों को छांटना, उन्हें तोलना, उन्हें धोना, उन्हें भिगोना, आग जलाना और काढ़ा बनाना, एक एक करके, बहुत ही व्यवस्थित और सावधानी से। दवा का एक बैच पहली ही कोशिश में सफल रहा। मिशन 7 दिनों के अंदर दवा के 10 बैच बनाना पूरा हुआ। जब दवा का 10वां बैच सफलतापूर्वक बन गया तो यश शर्मा को सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनाई दिया। बस इस बार ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा इनाम नहीं था। 25 रिवॉर्ड पॉइंट। पहले जमा किए हुए पॉइंट्स को मिला लें तो लगता है कि मैं वह पंचतत्व फॉर्मेशन मैनुअल रिडीम कर सकता हूं। यश शर्मा ने सिस्टम में औषधालय खोला और फिर पंचतत्व फॉर्मेशन मैनुअल शुरुआत को रिडीम कर लिया। तुरंत ही उसके पास सिर्फ 5 रिवॉर्ड पॉइंट ही बचे। अपने हाथों में आई उस प्राचीन किताब को देखकर यश शर्मा उसे खोलने के लिए बेताब था। इस किताब में व्यूह रचना फॉर्मेशन के आसान सिद्धांत थे, युद्ध में सेना के फॉर्मेशन के लिए नहीं, बल्कि पहाड़, पानी, जंगल और पेड़ों जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन सेट करने के लिए, जो मुख्य रूप से बचाव के लिए थे। इस वक्त यश शर्मा को बिल्कुल इसी चीज़ की ज़रूरत थी। जब से उसे यह मैनुअल मिला था, जड़ी बूटियों वाले खेत की देखभाल करने, ची ऊर्जा का अभ्यास करने और हर दिन शास्त्रों का पाठ करने के अलावा यश शर्मा दिन रात इस फॉर्मेशन मैनुअल का अध्ययन करता रहा। दिन बीतते गए और मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा। आज के दिन यश शर्मा पहाड़ी से नीचे उतरा, गांव से बाहर निकला और कस्बे में जा पहुंचा। उसका कुछ पौधे खरीदने का इरादा था। क्या इस समय पौधे खरीद रहे हो? क्या तुम ग्रीन हाउस में पौधे लगा रहे हो? नर्सरी के लोग ये सुनकर हैरान रह गए कि यश शर्मा पौधे खरीदना चाहता है। हाँ, यश शर्मा ने बस इतना ही जवाब दिया। तुम्हें किस तरह के पौधे चाहिए? अगर तुम अभी उन्हें ले भी जाते हो तो वे जिंदा नहीं बचेंगे, उस आदमी ने भलाई सोचते हुए सलाह दी। ये पहले ही शरद ऋतु का अंत था और सर्दियां शुरू होने वाली थीं। अब कौन पेड़ लगाएगा? बेर, चिनार, पॉपुलर, बॉक्सवुड, चंपा है। ये सुनकर वह इंसान फिर से हैरान रह गया। अध्याय 43, फॉर्मेशन को सेट करना। ये सब क्या बकवास है? क्या तुम पक्का यही चाहते हो? आदमी ने एक बार फिर दोहराया। हाँ, कृपया थोड़ी देर में इन्हें मेरे घर पहुंचा देना। ठीक है। ये पौधे नर्सरी में तो थे, लेकिन साल के इस समय कोई भी इन्हें खरीदने नहीं आता था।
और इस आदमी ने पौधों की जो वैरायटी चुनी थी वह पूरी तरह से एक खिचड़ी थी। इसमें इमारती लकड़ी वाले पेड़, पैसे कमाने वाले पौधे और सजावटी प्रजातियां थीं, सब कुछ मिला हुआ एक बड़ा सा ढेर, और वह भी बिना किसी तो क्या कारण के। उफ, मेरी राय में तो तुम फालतू में ही मेहनत कर रहे हो। यश शर्मा को कोई परवाह नहीं थी। उसे हर तरह के पौधों की काफ़ी मात्रा चाहिए थी, हर एक के दर्जनों से ज़्यादा, कुल मिलाकर सैकड़ों पौधे। जल्दी से पैसे देने के बाद आदमी उन पौधों को दक्षिण पहाड़ी के नीचे ले आया। क्या तुम्हारा इरादा इन्हें पहाड़ी पर लगाने का है? दक्षिण पहाड़ी की तरफ देखते हुए वह आदमी हैरान रह गया। हाँ, क्यों? यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं, अगर तुम सच में इन्हें उगाने में कामयाब हो जाते हो तो भविष्य में तुम्हें जो भी पौधे चाहिए होंगे अगर मेरे पास हुए तो मैं तुम्हें मुफ्त में दूंगा, डिलीवरी करने वाले आदमी ने कहा। सच में? यश शर्मा ने यह सुनकर पूछा। मैं कोई बहुत बड़ा शरीफ इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी जुबान पत्थर की लकीर है, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। आदमी ने अपनी छाती ठोकी। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर यह सच में कामयाब हो गया तो समझो गधे के सिर पर सींग उगाएंगे। बढ़िया, तो फिर सौदा पक्का? पक्का। उस आदमी ने पौधों को पहाड़ी के ऊपर ले जाने में यश शर्मा की मदद की, और फिर उसने देखा कि जड़ी बूटियों वाले खेत में औषधीय पौधे कुछ ज्यादा ही पागलों की तरह तेजी से बढ़ रहे थे। ये क्या है? आदमी चौंक गया। वह पौधों का व्यापार करता था और जड़ी बूटियां उगाने का कोई एक्सपर्ट नहीं था। जड़ी बूटियां, सर्दियां आने वाली हैं, फिर भी ये इतने हरे भरे हैं। क्या ये कोई सदाबहार वैरायटी हैं? हाँ, बिल्कुल, यश शर्मा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। देखकर लगता है कि ये बहुत अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। खुली जमीन पर पौधों के बंडल रखने के बाद आदमी ने विदा ली और चला गया, जाते जाते अपना एक बिजनेस कार्ड वहीं छोड़ गया। उस आदमी के जाते ही यश शर्मा अपने काम में लग गया। उसने झोपड़ी के कई चक्कर लगाए, फिर सिस्टम से पंचतत्व फॉर्मेशन मैनुअल निकाला और उसे ध्यान से पढ़ा। उसने जमीन पर निशान बनाए, फिर फावड़ा लेने के लिए झोपड़ी में गया और पेड़ लगाने के लिए गड्ढे खोदने लगा। कुछ समय तक अध्ययन करने के बाद उसने मैनुअल से जो सबसे बुनियादी फॉर्मेशन सीखा था वह यही था। यह एक भ्रम पैदा करने वाला फॉर्मेशन, इल्यूजन फॉर्मेशन था, जो पेड़ों और चट्टानों को अपनी बुनियाद के रूप में इस्तेमाल करता था। एक बार फॉर्मेशन सफलतापूर्वक सेट हो जाने के बाद यह बाहरी लोगों को मतिभ्रम में डाल देगा। जो रास्ता साफ तौर पर जाने लायक होगा वह उनकी नज़रों में एक पेड़ या एक बड़ी चट्टान से रुका हुआ दिखाई देगा, जैसे कि दिनदहाड़े उनका सामना किसी भूतिया दीवार से हो गया हो। चूंकि वह ऐसा काम पहली बार कर रहा था, इसलिए यश शर्मा को भी पक्का यकीन नहीं था। आखिर फॉर्मेशन जैसी चीजें तो कहानियों में ही होती थीं। वह बस बहुत सावधानी के साथ एक एक कदम आगे बढ़ा सकता था। गड्ढे खोदना, पेड़ लगाना और फिर फॉर्मेशन मैनुअल में दी गई बातों का पालन करते हुए और ज़्यादा गड्ढे खोदना और पेड़ लगाना। बड़े पेड़ और झाड़ियां एक दूसरे की कमी पूरी कर रहे थे, अंदर और बाहर एक दूसरे को काटते हुए एक जाल सा बना रहे थे। चूंकि वह पहली बार कोई फॉर्मेशन बना रहा था, भले ही उसके पास मैनुअल था, फिर भी वह काफ़ी असमंजस में था। गड्ढे खोदने और पेड़ लगाने की ज़रूरत के साथ मिलकर यश शर्मा का काम बहुत धीमा चल रहा था। उसने झोपड़ी और जड़ी बूटी वाले खेत की पूर्व दिशा में सिर्फ कुछ ही लाइनें लगाई थीं कि आसमान में अंधेरा छा गया। पतला किए गए प्राचीन झरने के पानी से उन्हें एक बार पानी देने के बाद वह खाना खाने के लिए सीधे पहाड़ी से नीचे गया और फिर वापस आ गया। दूसरा दिन भी वैसा ही रहा। फिर गांव में दोबारा गपशप शुरू हो गई। आखिर सर्दियों में पेड़ लगाने जैसा अजीबोगरीब काम कोई भी एरागेरा तो नहीं करेगा। क्या तुम्हें पता है, प्रकाश के उस लड़के ने फिर से खुराफात शुरू कर दी है। पहाड़ी पर पेड़ लगा रहा है ना? हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम इस समय पेड़ नहीं लगा सकते, लेकिन वह जो लगा रहा है उसके पास सब कुछ है। बेर के पेड़, चिनार, बॉक्सवुड, क्या ये सब बकवास नहीं है? करने दो उसे जो करना है, हमारा इससे क्या लेना देना। दक्षिण पहाड़ी का इतना अच्छा हिस्सा बर्बाद कर दिया। बर्बाद? दक्षिण पहाड़ी न जाने कितने सालों से वहाँ है, और तुम चाहे कोई भी फसल लगा लो वहाँ कुछ नहीं उगता। ये तो अच्छी बात है कि किसी ने इसे ठेके पर ले लिया। मैंने सुना है कि उसने एक ही बार में 20 साल के लिए ठेका लिया है और हर साल गांव को 20,000 रुपये देने का वादा किया है। हाँ, बस उम्मीद करो कि वह फिर से नदी में न कूद जाए। गांव की ये अफवाहें स्वाभाविक रूप से यश शर्मा के माता पिता के कानों तक भी पहुंच गईं। यश, क्या तुम पहाड़ी पर पेड़ लगा रहे हो? सुषमा शर्मा ने उस रात खाने के दौरान पूछा। हाँ, क्यों? सर्दियां आने वाली हैं, तुम अभी भी पेड़ क्यों लगा रहे हो? ओह, यूनिवर्सिटी के एक दोस्त ने बताया कि उसने कॉलेज में कुछ माइक्रोबियल सूक्ष्म जैविक खाद बनाई है। ये जानकर कि मैं घर पर जड़ी बूटियां उगाता हूँ, वह चाहता था कि मैं इसका असर टेस्ट करने में उसकी मदद करूँ। उसे जल्दी थी, इसलिए मैंने ये देखने के लिए कुछ पौधे मंगवा लिए कि यह कैसे काम करता है। यश शर्मा ने अपने माता पिता को देने के लिए बहुत पहले ही एक बहाना सोच लिया था और उसने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया। ओह, तो ये बात है। फिर तो ठीक है, बहुत बढ़िया।
सुषमा शर्मा ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि उनका बेटा फिर से किसी बेवकूफ़ी में नहीं फंसा है। उफ, यश शर्मा ने चुपके से राहत की सांस ली, ये सोचकर कि चलो यह मुसीबत तो टली। उसके बाद से गांव वाले चाहे जो भी गपशप करें, यश शर्मा के माता पिता ने शायद ही कभी और सवाल पूछे। यश शर्मा ने भी अपने मन को शांत कर लिया, जड़ी बूटियों वाले खेत की देखभाल करता, अपनी ची ऊर्जा और सांसों का अभ्यास करता, फॉर्मेशन को पढ़ता और मंत्रों का पाठ करता। उसकी जिंदगी बहुत सुकून भरी थी। यश शर्मा को फॉर्मेशन के इस पूरे सेट को तैयार करने में पूरे 9 दिन लग गए। उस समय सूरज ढल रहा था और आसमान में अंधेरा छा रहा था। ये हो गया। यश शर्मा ने पौधों और चट्टानों से बनाए गए उस इल्यूजन फॉर्मेशन भ्रमजाल को देखा। पता नहीं ये कितना असरदार है। उसने कुछ कदम पीछे लिए और अचानक उसे अपनी आंखों के सामने धुंधलापन महसूस हुआ। अरे, यह क्या हो रहा है? वह थोड़ा हैरान था क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि अभी अभी उसके सामने कुछ नहीं था, लेकिन अब वहाँ एक छोटा सा पौधा दिखाई दे रहा था। यह 1 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं था और छोटी उंगली जितना पतला था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह इल्यूजन फॉर्मेशन अपनी ताकत दिखाने लगा है? लेकिन मैं तो अंदर हूँ, बाहर नहीं। यश शर्मा कुछ कदम पीछे हटा, फिर झोपड़ी के इलाके से बाहर निकलने के लिए फॉर्मेशन के अंदर छोड़े गए रास्ते पर चला। बाहर से मुड़कर देखने पर उसे झोपड़ी पौधों की कतारों से घिरी हुई दिखी। कुछ कदम और पास जाने पर एक अजीब सी बात हुई। उसकी आंखों के सामने अचानक एक और पौधा आ गया। ये पौधा उसके द्वारा लगाए गए पौधों से कहीं ज़्यादा मोटा था, कम से कम 3 गुना ज़्यादा मोटा। वह आगे बढ़ा और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। एक कदम और आगे बढ़ाया तो पौधा गायब हो गया और उसकी जगह करीब एक इंसान के बराबर ऊंची और लगभग आधा मीटर चौड़ी एक चट्टान आ गई, जिसके दोनों तरफ पेड़ थे। उसने यकीनन फॉर्मेशन बनाते समय चट्टानों का इस्तेमाल किया था, लेकिन सबसे बड़ी चट्टान सिर्फ कुछ दर्जन सेंटीमीटर ही ऊंची थी। वह इससे बड़ी कोई चीज़ हिला ही नहीं सकता था। फिर भी यह चट्टान साफ तौर पर बहुत बड़ी थी। क्या यही इल्यूजन फॉर्मेशन की ताकत है? यश शर्मा ने एक कदम पीछे लिया। उसके सामने से वह चट्टान गायब हो गई और उसकी जगह एक बार फिर से एक पौधा आ गया। यह इल्यूजन फॉर्मेशन सच में चमत्कारी है। बस बात यह है कि ये पौधे बहुत छोटे और पतले हैं। अगर इसे अपनी असली ताकत दिखानी है तो कुछ समय तक इंतजार करना होगा। फॉर्मेशन पूरा होने के बाद यश शर्मा ने पंचतत्व फॉर्मेशन मैनुअल पर जो समय बिताया था वह कम हो गया। इसकी बजाय उसने अपना ज़्यादा समय प्रकृति शास्त्र को पढ़ने और उस पर विचार करने में लगाया। इस काम के लिए उसने खासकर दाओ धर्म के कुछ और मशहूर शास्त्र खरीदे, जैसे दाओ दे जिंग, नानहुआ शास्त्र और पीत दरबार शास्त्र, ताकि उनसे मदद ले सके। आज के दिन आसमान में सूरज की रोशनी बहुत फीकी थी और पहाड़ी हवा ठंडी थी। अध्याय 44। एक आम इंसान बेकसूर होता है। छोटी सी झोपड़ी के अंदर यश शर्मा ने हाथ में एक शास्त्र पकड़ा हुआ था और वह जोर जोर से उसे पढ़ रहा था। इस दौरान अपनी साधना के साथ उसने महसूस किया कि उसके पेट के निचले हिस्से में मौजूद वह ऊर्जा अब काफ़ी घनी हो गई थी और शरीर की नसों में बह सकती थी। हालांकि कुछ जगहें ऐसी थीं जहां यह पहुंच सकती थी और कुछ जगहें ऐसी थीं जहां यह नहीं पहुंच सकती थी। यश शर्मा को कोई जल्दी नहीं थी, वह बस कुछ किताबें पढ़ रहा था। वह पहले से ही शरीर की नसों, 8 असाधारण नाड़ियों और 12 मुख्य नाड़ियों से अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि दाओवादी ज्ञान मिलने के दौरान नब्ज पहचानने का तरीका उसके दिमाग में बैठ गया था। प्रकृति शास्त्र में प्रकृति के नियम के बारे में बताया गया था, बहाव के साथ चलना और चीज़ों के साथ जबरदस्ती न करना। भान भान भान। बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई और उसके बाद कार के इंजन की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। जब से वह रोज प्राचीन झरने का पानी पी रहा था और दाओवादी शास्त्रों का अभ्यास कर रहा था, यश शर्मा को लगने लगा था कि उसकी 5 इंद्रियां काफ़ी तेज हो गई हैं। वह काफ़ी दूर से भी धीमी आवाज़ें सुन सकता था। न सिर्फ उसके कान और आंखें तेज हो गए थे, बल्कि उसकी सोचने की क्षमता और याददाश्त भी पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो गई थी। जो गाड़ी पहाड़ी पर आ रही थी वह एक लैंड रोवर थी और जो इंसान बाहर निकला वह राजेश सिंघानिया था। जड़ी बूटियों वाले खेत तक पहुंचने से पहले ही उसने बाहर लगे हुए पौधे देखे। दूर से तो ये कुछ खास नहीं लग रहे थे, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा और उसी पुराने रास्ते से अंदर जाने की कोशिश की, कुछ ही कदम चलने के बाद अचानक एक बड़ी सी चट्टान ने उसका रास्ता रोक लिया। ये चट्टान बहुत ही अचानक से सामने आ गई, जैसे कि यह जमीन के अंदर से निकल आई हो, और इसके अगल-बगल ऐसे पौधे थे जो बहुत मोटे नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये सब क्या हो रहा था? एक कदम बाईं तरफ खिसकिए, फिर आगे बढ़िए। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ऊपर देखने पर उसने थोड़ी दूर पर छोटी झोपड़ी के पास एक इंसान को खड़ा देखा, वह यश शर्मा था। ये सुनकर राजेश सिंघानिया एक कदम बाईं तरफ खिसक गया। उसने देखा कि उसके सामने एक पौधा है और वह एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने एक कदम आगे बढ़ाया। और हुआ ये कि अब एक छोटा सा रास्ता सामने झोपड़ी की तरफ जा रहा था। यह
वह पूरी तरह से हैरान था और जहां खड़ा था वहीं जम सा गया। इतने सालों में दुनिया भर घूमने के बाद उसने कई अजीबोगरीब चीजें देखी थीं और कई अफवाहें सुनी थीं, जिनमें ये चीजें भी शामिल थीं, पंचतत्व और 8 ट्रिग्राम, रहस्यमयी विद्याएं। उसने हमेशा सोचा था कि ये चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आज उसका सामना इन सब से होगा, वह भी इस नीची सी पहाड़ी पर और इस सीधे सादे दिखने वाले नौजवान के साथ। राजेश भाई, आप यहाँ कैसे आए? यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी अभी वह क्या था? राजेश सिंघानिया अभी भी अपने झटके से उबर नहीं पाया था। मैं बोर हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ पौधे लगा दिए और यूं ही रास्ते में कुछ चीजें सेट कर दी। अगर कुछ लोगों को पता चल जाए कि उसने बस यूं ही चीजें सेट कर दी हैं, तो न जाने कितनों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। अभी जो कुछ भी हुआ, उसके बाद राजेश सिंघानिया की नज़रों में यश शर्मा की अहमियत अचानक एक नए मुकाम पर पहुंच गई। इस वक्त उसकी नज़रों में उसके सामने खड़ा यह नौजवान साफ तौर पर एक ऐसा छुपा हुआ मास्टर था जिसके पास गजब की काबिलियत थी। ऐसे इंसान के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और स्वाभाविक रूप से उसका रवैया बदलना ही था। एक पल के लिए तो उसे सच में समझ नहीं आया कि यश शर्मा को कैसे बुलाए। उसका पहले वाला छोटे भाई शब्द अब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। क्या हुआ राजेश भाई? राजेश सिंघानिया की झिझक देखकर यश शर्मा भी थोड़ा हैरान हुआ। क्या अभी वाले भ्रमजाल ने उन्हें डरा दिया? सच कहा जाए तो राजेश सिंघानिया का रिएक्शन फिर भी काफ़ी शांत माना जाएगा। अगर कोई और होता तो वे पक्का डर के मारे चिल्ला पड़ते। आखिर ये तो वह चीज़ थी जो सिर्फ उपन्यासों और फिल्मों में ही देखने को मिलती थी। माफ़ करना, मैं बस बहुत ज़्यादा हैरान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ कोई ऐसी चीज़ देखूंगा जो सिर्फ कहानियों में होती है। एक पल बाद राजेश सिंघानिया ने खुद को संभाला और आह भरते हुए कहा, कौन सी कहानियों वाली चीज़? आप तो मेरी ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। यश शर्मा ने मुस्कुराकर अपना हाथ हिलाया। प्लीज़ बैठिए। राजेश सिंघानिया के बैठने के बाद यश शर्मा ने उसके लिए एक कप चाय बनाई। जब भी मैं ये चाय पीता हूँ तो सच में बहुत मज़ा आता है, राजेश सिंघानिया ने कहा। अगले साल मैं आपको थोड़ी सी चाय दूंगा। यश शर्मा ने थोड़ी दूर पर अभी अभी लगाए गए लगभग 1 दर्जन चाय के पौधों की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, प्राचीन झरने के पानी के चमत्कारी असर के साथ मुझे अगले साल तक इनकी फसल मिल जानी चाहिए। सच में? तो फिर पक्का, राजेश सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अगर आधा तोला भी मिल जाए तो बहुत है। इस बार आपको यहाँ कुछ काम है ना? हाँ बिल्कुल है, राजेश सिंघानिया ने कहा। क्या बात है? 2 बातें हैं। पहली, मैं शांतिदायक चूर्ण की एक और खुराक मांगना चाहता हूँ। सच बात तो यह है कि वह इस बार किसी और के कहने पर आया था। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े उसके दोस्त की हालत में शांतिदायक चूर्ण की पहली खुराक लेने के बाद असल में कुछ सुधार दिखा था, जिसने उसके परिवार वालों को हैरान कर दिया था। इसलिए उन्होंने उसे दवा की दूसरी खुराक लाने का काम सौंपा था। इसमें कोई परेशानी नहीं है, यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक खुराक की कीमत 2 लाख रुपये से ज़्यादा थी और इससे उसे रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल सकते थे। वह ऐसा क्यों नहीं करेगा? और दूसरी बात, कोई आपसे या फिर शायद आपके मास्टर जी से मिलना चाहता है, राजेश सिंघानिया ने कहा। इस दौरान उनकी मुलाकातों के बाद, खासकर आज का यह नज़ारा देखने के बाद, उसे लगभग पक्का यकीन हो गया था कि यश शर्मा के पीछे कोई छुपा हुआ मास्टर जरूर है। किसी मास्टर के सिखाए बिना एक नौजवान कॉलेज स्टूडेंट ऐसी चीज़ें कैसे सीख सकता है? ऐसे जीनियस जिन्हें पैदाइशी यह सब ज्ञान हो, वे तो सिर्फ नाटकों और उपन्यासों में ही होते हैं। कौन? ये सुनकर यश शर्मा के माथे पर हल्की सी सिलवटें आ गईं। वैद्यराज कश्यप, जो चाइनीज मेडिसिन के एक बहुत बड़े मास्टर हैं। राजेश सिंघानिया ने ये नाम लेते ही यश शर्मा के चेहरे के भावों को बहुत ध्यान से देखा। चाइनीज मेडिसिन के एक मास्टर? वे मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? शांतिदायक चूर्ण की उस खुराक की वजह से? पल भर सोचने के बाद यश शर्मा को मामले की जड़ समझ में आ गई। उसे ये भी पता था कि यह मुसीबत खड़ी कर सकता है। जैसा कि कहावत है, एक आम इंसान बेकसूर होता है, लेकिन उसके पास कोई कीमती खजाना हो तो वह गुनहगार बन जाता है। वह इस वक्त एक ऐसे इंसान की तरह था जिसके पास एक बहुत बड़ा खजाना तो है, लेकिन खुद को बचाने की ताकत नहीं है। उसे कुछ ताकतवर और अमीर लोगों के सामने अपना सिर झुकाना ही पड़ेगा। अगर सामने वाले की नज़र उस पर टिक गई तो वह नुकसान में रहेगा। उसे खुद तो कोई डर नहीं था, लेकिन उसके परिवार और दोस्त भी तो थे। मैं उनसे नहीं मिलूंगा, यश शर्मा ने कहा। राजेश भाई, प्लीज़ उन्हें मना करने के लिए कोई बहाना सोचने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है, राजेश सिंघानिया तुरंत मान गया। असल में वह पहले ही यश शर्मा से दोस्ती करने का मन बना चुका था और आज इस बेमिसाल और रहस्यमयी जाल को देखने के बाद उसका यह इरादा और भी पक्का हो गया था। हालांकि वैद्यराज कश्यप चाइनीज मेडिसिन के एक मास्टर थे, लेकिन वे हजारों मील दूर थे और उनका एक खास रुतबा था। बिना किसी इत्तेफाक के उसके जितना अमीर इंसान भी उनसे आसानी से नहीं मिल सकता था।
ये यश शर्मा की तरह नहीं था जो यही पहाड़ी शहर में उसकी पहुंच में था। जहां तक वैद्यराज कश्यप को जवाब देने की बात है तो इसके लिए बहुत सारे आसान बहाने मौजूद थे। क्या ये जड़ी बूटियां अभी तक पककर तैयार हो गई हैं? मुझे अभी और इंतजार करना होगा। यश शर्मा ने अपनी उगाई हुई उन आम जड़ी बूटियों की तरफ देखा। प्राचीन झरने के पानी की सिंचाई से उनके बढ़ने की रफ्तार सच में बहुत हैरान करने वाली थी। यहाँ तक कि यह प्रकृति के नियमों के कुछ हद तक खिलाफ भी लग रहा था, लेकिन अभी भी उन्हें काटने में कुछ समय लगेगा। तो फिर मैं दवा लेने कब आ सकता हूँ? कल। ठीक है। यश शर्मा से थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद राजेश सिंघानिया वहां से चला गया। अध्याय 45। एक देवदार का पेड़, एक नदी। उसने जड़ी बूटियों का खेत छोड़ दिया और लगभग अनजाने में ही पीछे मुड़कर देखा। उसने पौधों का एक झुंड देखा जो बहुत ही पतले थे और ऐसा लग रहा था कि छूने से ही टूट जाएंगे। उन पौधों के पीछे एक इंसान खड़ा था। इस नौजवान का तेज और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। अभी अभी इन पौधों के रहस्यमयी तरीके को देखकर वह इतना दंग रह गया था कि राजेश सिंघानिया समय पर खुद को संभाल ही नहीं पाया था। लेकिन जैसे ही उसने यश शर्मा से बातचीत की, उसका दिमाग धीरे धीरे शांत हो गया और उसने अपने बगल में बैठे इस नौजवान के अंदर का वो फर्क महसूस करना शुरू कर दिया। उसके अंदर की वह एक अलग सी दुनिया की झलक अब ज्यादा साफ दिखने लगी थी। जैसे किसी घने जंगल में एक देवदार का पेड़ हो, जैसे घने पहाड़ों में एक नदी हो, या जैसे आसमान के कोने पर कोई बादल हो। दुनिया से दूर, इन सब मोहमाया से परे। यहाँ ऐसा इंसान कैसे हो सकता है, और वह भी इतनी कम उम्र का? कार में ये पहली बार नहीं था जब उसने हैरानी से आह भरी थी। क्या ये कुछ ज्यादा ही हो गया? झोपड़ी के सामने खड़े होकर, सामने पौधों के उस झुंड को देखते हुए और राजेश सिंघानिया के चेहरे पर आए उस झटके वाले भाव को याद करते हुए यश शर्मा ने अपना माथा रगड़ा। गनीमत है कि जहां उसने ये पौधे लगाए थे वह जगह झोपड़ी के पास थी और काफी सुनसान थी। इस दौरान के अपने तजुर्बे के आधार पर उसके माता पिता और समीर जैसे दोस्तों को छोड़कर लगभग कोई भी वहां नहीं आता था। इस तरह से ऐसी मुसीबतें भी कम ही होंगी। राजेश सिंघानिया को विदा करने के बाद यश शर्मा ने मूनफ्लावर ग्रास की 2 पत्तियां और तोड़ी और फिर अंदर जाकर शांतिदायक चूर्ण बनाने लगा। धीमी आंच पर उबलते हुए घर से एक हल्की सी दवा की खुशबू बाहर आई, जिसे पहाड़ी हवा ने उड़ा दिया। ये काम अब यश शर्मा की आदत में शामिल हो चुका था, लेकिन फिर भी वह इसे लेकर बहुत ही गंभीर और सावधान था। ये बन गया बर्फ जैसी सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल, एक ऐसी जादुई दवा की खुराक जो दिल को सुकून दे सकती थी और मन को शांत कर सकती थी। दोपहर में यश शर्मा ने अपने शास्त्रों का पाठ करने और साधना का सफर जारी रखा और शांति व प्रकृति के इस दुर्लभ पल का आनंद लिया। अगले दिन राजेश सिंघानिया दवा लेने आया, थोड़ी देर रुका और फिर चला गया। उसके जाने के बाद यश शर्मा ने शास्त्रों का अध्ययन किया। बाहर सूरज की रोशनी थोड़ी फीकी थी। नवंबर के अंत का मौसम पहले ही ठंडा होने लगा था। पहाड़ी हवा काफ़ी ठंडी थी और ज़्यादा लोग पहाड़ पर नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर तक शास्त्रों को पढ़ने के बाद वह खाली नज़रों से दूर की पहाड़ियों और आसमान को घूरने लगा। पहाड़ शांत थे, आसमान शांत था। अचानक उसके शरीर को एक झटका लगा। ये ची ऊर्जा की वही सांस थी जो उसके पेट से शुरू होकर एक बार उसकी कमर और पेट का चक्कर लगाकर फिर वापस आ गई थी। ऐसा कई बार हुआ। उसे अपनी कमर और पेट में एक गर्माहट महसूस हुई जो फिर धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। यश शर्मा खुशी से भर उठा। कमर की नाड़ी, जो सभी नसों को बांध कर रखती है, अब खुल चुकी थी। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा? उसने सिस्टम पैनल खोला और ध्यान से देखने पर पाया कि उसकी खूबियों में काफ़ी बदलाव आए थे। शरीर 2.0, ताकत 1.5, आत्मा 1.8, फुर्ती 1.5, इच्छाशक्ति 1.7। हर एक खूबी में काफ़ी सुधार हुआ था। बस कुछ पल की खुशी के बाद वह वापस नॉर्मल हो गया। उसका दिमाग शांत था और वह बहुत ही बेपरवाही से बादलों को बनते और बिखरते देख रहा था। रिंग रिंग बज। उसी वक्त मेज पर रखा फ़ोन बजा। यश शर्मा ने उसे उठाया और देखा कि वह कोई अनजान नंबर था। उसने फ़ोन नहीं उठाया और थोड़ी देर बाद फ़ोन बजना बंद हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आधे घंटे से भी कम समय के बाद फ़ोन फिर से बजा और यह उसी अनजान नंबर से था। हेलो, यश शर्मा ने फ़ोन उठाया। हेलो, यश शर्मा। लाइन की दूसरी तरफ एक महिला की आवाज़ थी जो बहुत ही मीठी और साफ थी। हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। और आप कौन हैं? मैं देविका राजपूत हूँ। देविका राजपूत ये नाम सुनते ही कुछ दिन पहले दवा लेने के लिए पहाड़ पर आई उस खूबसूरत महिला की तस्वीर यश शर्मा के दिमाग में उभर आई। उसकी खूबसूरती बहुत ही गजब की थी और उसमें एक ऐसा दमदार तेवर था जो आदमियों में भी शायद ही कभी देखने को मिलता है। नमस्ते देविका जी, क्या कोई बात है? क्या तुम अभी भी दक्षिण पहाड़ी पर हो? हाँ, क्या तुम्हारे पास समय है? मैं तुमसे मिलने आना चाहती हूँ, देविका राजपूत ने फ़ोन पर कहा। किस समय? आज दोपहर का समय कैसा रहेगा? यश शर्मा ने एक पल सोचकर कहा। ठीक है, ये देविका राजपूत अब फिर से किस लिए आ रही है?
फोन काटने के बाद यश शर्मा ने सोचा। उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वह बस झोपड़ी से बाहर गया और बाहर बने फॉर्मेशन में थोड़े से बदलाव किए, जड़ी बूटियों वाले खेत की तरफ जाने वाले छोटे रास्ते की सेटिंग को हटा दिया ताकि कोई और फालतू की मुसीबत ना खड़ी हो। दोपहर में एक बहुत ही साधारण सी कार छोटे से गांव में आए और पहाड़ के नीचे आकर रुक गई। दो लोग बाहर निकले, एक आदमी और एक महिला। महिला बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसने एक सनग्लासेस पहना हुआ था जिससे उसका चेहरा छुप रहा था। हालांकि वह साफ तौर पर एक खूबसूरत महिला थी। वह आदमी लगभग 40 साल का था। उसका चेहरा लंबा था और रंग थोड़ा पीला सा था। उसने थोड़े पुराने जमाने का सूट पहना हुआ था। हरी चाचा, क्या आपको सच में मेरी इतनी फिक्र है? महिला ने मुस्कुराते हुए अपने पास खड़े आदमी से कहा। आपकी हैसियत अलग है बेटिया। हाल ही में यहाँ का माहौल थोड़ा उथल पुथल वाला रहा है और मेरे पास करने के लिए ज़्यादा कुछ था भी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं भी हवा बदलने के लिए बाहर निकल आऊं। वे दोनों काफ़ी उबड़-खाबड़ रास्ते से पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगे। मुझे सच में यह उम्मीद नहीं थी कि इस पहाड़ पर कोई ऐसा नौजवान भी होगा जो इतने सब्र के साथ जड़ी बूटियां उगा सके। मेरी अक्ल तो घास चरने गई होगी जो मैंने उससे मदद मांगने के बारे में सोचा भी, महिला ने खुद पर हंसते हुए कहा। बस यही सोच लो कि तुम हवा बदलने के लिए बाहर आए हो। उन्होंने एक पहाड़ पार किया और दूसरा उनके सामने आ गया। पहाड़ी की ढलान पर लगभग 1 दर्जन बड़े पेड़ थे और एक झोपड़ी शांति से खड़ी थी। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे कोई ऐसा सरप्राइज देगा जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की होगी। वे दोनों बहुत ही आराम से चल रहे थे। उसी वक्त पहाड़ी हवा चलने लगी, जो काफ़ी ठंडी हो गई थी। जब वे चोटी पर पहुंचे और झोपड़ी के पास आए, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने पौधों का वह झुंड देखा। क्या वह सच में इस समय पेड़ लगा रहा है? देविका राजपूत ने काफ़ी हैरान होते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि अब पेड़ नहीं लगाए जा सकते, कुछ पेड़ लगाए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके लिए ठीक नहीं होते। अधेड़ उम्र के आदमी ने पौधों की तरफ देखा और अचानक वहीं रुक गया। ये क्या है? क्या हुआ हरी चाचा? देविका राजपूत ने पूछा। ये कैसे हो सकता है? अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा हैरानी से भर गया और फिर वह बेताबी से झोपड़ी की तरफ लगभग दौड़ने ही लगा। वो पतले पौधे पहाड़ी हवा में हल्के हल्के झूम रहे थे। वह अधेड़ उम्र का आदमी पौधों के पास पहुंचा और उसने एक को अपने हाथ में पकड़ लिया, फिर उसे छोड़ दिया। उसके बाद वह 2 पौधों के बीच की जगह में गया। तभी उसने देखा कि एक इंसान की ऊंचाई के बराबर एक चट्टान उसके सामने खड़ी है, जो उसका रास्ता रोक रही थी। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां कोई ठोस चीज नहीं थी। ये सच है, ये सच में सच है। अधेड़ उम्र का आदमी कांप रहा था, वह एक्साइटमेंट के मारे हिल रहा था। उसने आगे की तरफ देखा, हालांकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह उस नौजवान को फिर से देखने के लिए पहले से ही बेताब था। हरी चाचा। उसी वक्त उसे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। फिर वह होश में आया, एक कदम बाईं तरफ खिसका, फिर एक कदम पीछे लिया और उस भ्रम जाल से बाहर निकल आया। माफ़ करना बेटिया, मैं कुछ ज़्यादा ही हैरान हो गया था। उसने अपने बगल में खड़ी उस खूबसूरत महिला से कहा। कोई बात नहीं, मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि आप इतने हैरान क्यों हो गए थे हरी चाचा। क्या ये सच में इन कुछ पौधों की वजह से हुआ है? देविका राजपूत ने हैरानी से पूछा। वह अपने सामने खड़े इस अधेड़ उम्र के आदमी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती थी। इतने सालों में उसका इस तरह से हैरान होना बहुत ही कम देखने को मिला था। पिछली बार ऐसा उसके दादाजी की बीमारी की वजह से हुआ था और वह बात भी 3 साल पुरानी थी। ये पौधे तो आम ही हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ लगा दिया गया है तो ये कुछ अलग ही बन गए हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है बेटिया, तो आप खुद कुछ कदम अंदर जाकर देख सकती हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने बहुत ही साधारण से दिखने वाले उन पौधों की तरफ इशारा किया। ओह, तो फिर मैं इसे आजमा कर देखना चाहूंगी। देविका राजपूत मुस्कुराते हुए अंदर गई और फिर वह भी हैरान रह गई। अध्याय 46। ठंडी हवा, खुशबूदार चाय। ये कैसे हो सकता है? उसके साथ भी वही हुआ जो अभी उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ हुआ था, बस फर्क इतना था कि उसकी तरह नहीं, वह इस सबके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और वहीं भौचक्की सी खड़ी रह गई। असल में पौधे इस वक्त बहुत पतले थे और किसी को रोक नहीं सकते थे। अगर वे जबरदस्ती अंदर घुसना चाहते तो वे स्वाभाविक रूप से ऐसा कर सकते थे, हालांकि ऐसा करने पर उनका लहूलुहान होना तय था। एक कदम बाईं तरफ खिसकिए, फिर पीछे हट जाए। देविका राजपूत जब हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि इस स्थिति को कैसे संभाले, तभी उसे अचानक पीछे से एक निर्देश देने वाली आवाज़ सुनाई दी। उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और सच में वह उस फॉर्मेशन से बाहर आ गई। यह क्या है? एक बहुत बड़े और नामी परिवार में पली भी होने के कारण उसका ज्ञान तो स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इतनी रहस्यमयी चीज़ देखी थी। रहस्यमयी विद्याएं, पंचतत्व और 8 ट्रिग्राम, ऐसी कीमती चीज़ें जो हजारों सालों से चली आ रही हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि ये चीज़ें सिर्फ पुरानी चीज़ें हैं जो सिर्फ बहुत गहराई में छिपे लोगों के पास ही होती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन्हें यहाँ देखूंगा।
ये सच में मुझे हैरान करता है। मैं इस नौजवान की पहचान जानने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक हो रहा हूँ। इसी वक्त वह नौजवान जिससे वे मिलने के लिए इतने बेताब थे, दरवाजे के बाहर खड़ा था। जब यश शर्मा ने बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी तो उसे पता चल गया कि कोई फिर से पहाड़ पर आया है, इसलिए वह बाहर निकला और उसने दो जाने पहचाने चेहरों को देखा। देविका जी, हेमराज जी, मुझे ऐसे बुलाना बहुत अजीब लगता है। मैं तुमसे थोड़ी बड़ी ही होंगी, इसलिए मुझे बस दीदी कह लो। और रही इनकी बात तो इन्हें हरी चाचा या हरी काका कह लो, देविका राजपूत ने कहा। ठीक है, यश शर्मा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। ये फॉर्मेशन क्या तुमने इसे सेट किया है? अधेड़ उम्र के आदमी ने कुछ बेताबी से पूछा। हाँ, क्यों? यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुमने किससे सीखा है? मैंने खुद किताबें पढ़कर इसे सीखा है, यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? ये सुनकर देविका राजपूत और वह आदमी तुरंत हैरान रह गए। ये नामुमकिन है, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। क्यों? यश शर्मा ने पलटकर पूछा। क्या तुम आई चिंग को समझते हो? अधेड़ उम्र के आदमी ने सीधे जवाब नहीं दिया बल्कि पहले ये सवाल पूछा। मुझे नहीं पता, यश शर्मा ने अपना सिर हिलाया। और पंचतत्व और 8 ट्रिग्राम के बारे में क्या? मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, यश शर्मा ने कहा। वह झूठ नहीं बोल रहा था। पंचतत्व फॉर्मेशन मैनुअल में सच में पंचतत्वों का जिक्र था, जबकि 8 ट्रिग्राम के बारे में सिर्फ थोड़ा सा ही बताया गया था। क्या तुम यिन और यांग के बारे में जानते हो? मुझे थोड़ा बहुत पता है। यश शर्मा के जवाब ने उस अधेड़ उम्र के आदमी को थोड़ा हैरान कर दिया। वह झूठ नहीं बोल रहा था। सिस्टम की तरफ से गिफ्ट में मिले प्रकृति शास्त्र में यिन और यांग के तरीके का जिक्र था, जो कि सबसे बुनियादी और रहस्यमयी चीज़ थी। इसके अलावा उसने हाल ही में कई पुराने दाओवादी शास्त्र पढ़े थे, जिनमें से कई में यिन और यांग के तरीके का जिक्र था। क्या तुम भूगोल समझते हो? यश शर्मा ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि यह आदमी जिस भूगोल की बात कर रहा है वह स्कूल में पढ़ा जाने वाला भूगोल नहीं था, बल्कि कुछ बहुत ही गहरा ज्ञान था, जैसे कि फेंग शुई या वास्तुशास्त्र। जहाँ तक मुझे पता है, ये फॉर्मेशन इतना आसान नहीं है। इसमें कामयाब होने के लिए किसी को जोवई को समझना होगा, पंचतत्वों को जानना होगा, यिन और यांग में महारत हासिल करनी होगी और भूगोल में भी माहिर होना होगा, वरना ये सिर्फ एक दिखावा ही होगा। लेकिन तुम्हारे फॉर्मेशन में तो जान है, हेमराज सिंह ने कहा। अगर सच में तुमने ये फॉर्मेशन खुद बनाया है तो तुम यकीनन एक लाजवाब जीनियस कहलाने के हकदार हो। ये सुनकर यश शर्मा थोड़ा चौंका और उसके दिल में सतर्कता की भावना पैदा हो गई। जैसा कि कहावत है, एक आम इंसान बेकसूर होता है, लेकिन उसके पास कोई कीमती खजाना हो तो वह गुनहगार बन जाता है। कभी भी बहुत ज़्यादा जानना जरूरी नहीं कि अच्छी बात ही हो, खासकर आज के समाज में। और उसके सामने खड़ा ये हेमराज सिंह साफ तौर पर इस फॉर्मेशन में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। हरी चाचा, देविका राजपूत ने खांसते हुए कहा। माफ़ करना, मैं इतना हैरान था कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। आखिरकार वह अधेड़ उम्र का आदमी होश में आया। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आप दोनों यहाँ सिर्फ ये सवाल पूछने तो नहीं आए होंगे, यश शर्मा ने हंसते हुए कहा। बात दरअसल यह है, मैं सोच रही थी कि क्या तुम हमें अपने मास्टर जी से मिलवा सकते हो? देविका राजपूत ने कहा। नहीं, यश शर्मा ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया। क्यों? मास्टर जी बाहरी लोगों से नहीं मिलते हैं और वे अब लखनपुर में भी नहीं हैं। तो फिर वे कहाँ गए? देविका राजपूत ने जल्दी से पूछा। वे उत्तर पश्चिम की तरफ गए हैं। यश शर्मा का झूठ बड़ा होता जा रहा था और उसे छिपाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए आखिर में उसने ये कहने का फैसला किया कि उसके मास्टर जी का कोई अता पता नहीं है। उत्तर पश्चिम, ये सुनकर देविका राजपूत के माथे पर सिलवटें आ गईं। बिटिया, शायद वह कुछ मदद कर सके, उसके बगल में खड़े उस अधेड़ उम्र के आदमी ने धीरे से याद दिलाया। यह देविका राजपूत ने यश शर्मा को देखा। क्या वह ऐसा कर सकता है? बात दरअसल यह है, मेरे परिवार के एक बड़े बुजुर्ग की तबीयत बहुत खराब है और हम चाहते थे कि कोई एक्सपर्ट उन्हें एक बार देख ले। माँ, इससे पहले कि यश शर्मा उन्हें मना कर पाता, उसे सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनाई दिया। मिशन, एक खास गुजारिश। देविका राजपूत की गुजारिश पूरी करें। इनाम, बीजों का एक पैकेट, दवा का एक नुस्खा। नाकाम होने पर जुर्माना, कोई भी एक खूबी एक कम कर दी जाएगी। नोट, आप अपनी मर्जी से पहाड़ छोड़कर नहीं जा सकते। हर बार सिस्टम के मिशन ऐसे ही परेशान करने वाले तरीके से आते थे। इस बार की सबसे अहम बात यह थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि सामने वाले के रिश्तेदार को कौन सी बीमारी है और वह पहाड़ से बाहर नहीं जा सकता था, जिसका मतलब था कि उन्हें ही ऊपर आना होगा। अपनी मौजूदा समझ के साथ, जो अभी आधी अधूरी ही थी, उसकी पोल खुलना तो पक्का था। गनीमत है कि इस बार कोई समय सीमा नहीं थी। यह आपके रिश्तेदार के लक्षण क्या हैं? यश शर्मा ने एक पल हिचकिचाने के बाद पूछा। शरीर कमजोर हो रहा है और उनके कई अंग फेल हो चुके हैं, देविका राजपूत ने कहा। क्या? इसका इलाज करना एक बहुत ही मुश्किल स्थिति थी। सिस्टम के जरिए ज्ञान मिलने के बाद उसे थोड़ी बहुत समझ आ गई थी।
उसने कुछ मेडिकल किताबें भी पढ़ी थीं और जानता था कि अंगों के फेल होने के कई कारण हो सकते हैं और इसका विश्लेषण करना बहुत ही पेचीदा काम है। उनकी उम्र क्या है? 84 साल। इतने बुजुर्ग? यश शर्मा का माथा ठनका। मैं कोशिश कर सकता हूँ। क्या सच में? देविका राजपूत और वह अधेड़ उम्र का आदमी एक साथ बोले, लेकिन उनके शब्द अलग अलग थे। हालांकि मेरे पास यहाँ कुछ काम है और मैं कुछ समय के लिए पहाड़ से नहीं जा सकता। अगर आप डॉक्टरी सलाह चाहते हैं तो कृपया अपने परिवार के सदस्य को इस पहाड़ पर ले आइए, यश शर्मा ने कहा। मेरे बड़े साहब सारा दिन बिस्तर पर लेटे रहते हैं और अब तो ठीक से बोल भी नहीं पाते। वे यहाँ कैसे आ सकते हैं? देविका राजपूत ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। समझ गया। ऐसे में पहले मुझे देखने के लिए उनकी मेडिकल रिपोर्ट और बाकी सारे रिकॉर्ड ले आइए। यश शर्मा के लिए यह मिशन पूरा करना कोई बहुत जरूरी नहीं था। आखिर नाकाम होने पर जुर्माना सिर्फ एक खूबी का पॉइंट ही तो कटना था। उसकी मौजूदा हालत को देखते हुए इसका उस पर असर तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फिर भी अगर वह कर सका तो वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, मैं उन्हें जल्द से जल्द तुम्हारे पास भिजवा दूंगी। बस वहीं मत खड़े रहिए। पहाड़ी हवा ठंडी है, अंदर आइए और थोड़ी देर बैठिए। यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को छोटी झोपड़ी में बुलाया। एक छोटी मेज, एक बर्तन में साफ चाय और एक हल्की सी खुशबू। बहुत अच्छी चाय है। एक घूंट लेने के बाद देविका राजपूत की आंखें चमक उठीं। ये सच में बहुत ही शानदार है। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना चाय का कप पकड़ते हुए आह भरी। वे दोनों एक बहुत ही बड़े रुतबे वाले लोग थे और कहा जा सकता है कि उन्होंने देश की लगभग सभी मशहूर चाय का स्वाद चखा था, लेकिन आज चाय के इस कप ने उन्हें पूरी तरह से हैरान कर दिया था। अध्याय 47। अकेला पहाड़, एकांत, एक नौजवान का सब्र। ये किस तरह की चाय है? पहाड़ों की चाय। यश शर्मा मुस्कुराया। वह सच बोल रहा था। चाय तो आम ही थी, लेकिन पानी बहुत ही ज्यादा लाजवाब था। जब दोनों को एक साथ मिला दिया गया तो यह ऐसा था जैसे अमृत में पकौड़े बनाना। अगर इसका स्वाद अच्छा न हो तो वही अजीब बात होगी। पहाड़ों की चाय। मैंने इतनी अच्छी चाय कभी नहीं पी। यहाँ तक कि वे मशहूर जंगली चाय भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। क्या तुम शास्त्र भी पढ़ते हो? अधेड़ उम्र के आदमी ने एक तरफ मेज पर रखे कुछ शास्त्र देखे। नानहुआ शास्त्र, पीत दरबार शास्त्र और दाओ दे जिंग। इन चीज़ों को आजकल शायद ही कभी शांत मन से पढ़ा जाता है, और किसी नौजवान द्वारा पढ़ा जाना तो बहुत दूर की बात है। जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो मैं इन्हें पढ़ लेता हूँ, यश शर्मा ने शांति से कहा। देविका राजपूत और वह अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ी देर बैठने के बाद विदा लेकर चले गए। ये नौजवान सच में बहुत अलग है। पहाड़ से नीचे उतरने के बाद देविका राजपूत ने आह भरते हुए कहा। ये सिर्फ अलग होने से कहीं ज़्यादा है, उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। अकेले वह इल्यूजन फॉर्मेशन ही चमत्कार शब्द के लायक है, और वह चाय का बर्तन तो एक आम चीज़ के अंदर कुछ बहुत ही खास दिखा रहा है। ये सच में बहुत स्वादिष्ट थी। बिटिया, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि आपके शरीर की काफ़ी थकान दूर हो गई है? हिमराज सिंह ने उसे याद दिलाया। ओह, सच में ऐसा ही लग रहा है। ये याद दिलाने पर देविका राजपूत को एहसास हुआ कि उसका शरीर सच में पहले से कहीं ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा था। ये सब क्या हो रहा है? क्या ऐसा चाय के उन कुछ कपों की वजह से हुआ है? पूरी संभावना है, हाँ। किस तरह की चाय का ऐसा असर हो सकता है? देविका राजपूत ने हैरानी से कहा। जहाँ तक मुझे पता है कोई नहीं, लेकिन मेरा ज्ञान सीमित है। चूंकि उस तरह का फॉर्मेशन सामने आया तो वह चाय का बर्तन भी उम्मीद से परे है, लेकिन तर्कसंगत है। शायद बड़े साहब की बीमारी अभी भी ठीक हो सकती है, उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। मुझे भी यही उम्मीद है। देविका राजपूत ने अपने पीछे मुड़कर देखा। वह छोटा सा घर अभी भी पहाड़ पर शांति से खड़ा था। किसी और बात का जिक्र ही छोड़िए, सिर्फ पहाड़ों में इस अकेलेपन को बर्दाश्त कर पाने की काबिलियत ही पहले से ही बहुत गजब की है। उन दोनों के जाने के बाद यश शर्मा ने साफ सफाई की और फिर प्रकृति शास्त्र निकाल लिया। पिछले कुछ दिनों में दूसरे शास्त्रों का हवाला देकर उसने इसके कई रहस्यों को समझ लिया था। भले ही वह हर दिन व्यस्त रहता था, लेकिन वह अपना मन शांत करने और इसका कुछ बार पाठ करने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालता था। और हर बार जब वह इसका पाठ करता तो उसके पेट में मौजूद वह ऊर्जा ऐसा लगता जैसे इसका जवाब दे रही हो, पानी की तरह बह रही हो। अगले दिन देविका राजपूत और वह अधेड़ उम्र का आदमी मेडिकल रिकॉर्ड्स की फोटोकॉपी लेकर दक्षिण पहाड़ी पर आ गए। पहले इसे मेरे पास छोड़ दीजिए, 3 दिन बाद आइएगा। यश शर्मा ने कागजात लिए और उन पर एक सरसरी नज़र डाली। क्या तुम इसे थोड़ा जल्दी कर सकते हो? मेरे बड़े साहब की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, देविका राजपूत ने चिंता जताते हुए कहा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, यश शर्मा ने एक पल सोचने के बाद कहा। ये देखकर वे दोनों ज़्यादा देर नहीं रुके। उन्होंने उसे सिर्फ इतना बताया कि इस दौरान वे लखनपुर में ही रुकेंगे और अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह उन्हें तुरंत कॉल कर सकता है। उनके जाने के बाद यश शर्मा ने तुरंत देविका राजपूत द्वारा लाए गए मेडिकल रिकॉर्ड्स को देखना शुरू कर दिया।
हालांकि यह एक मेडिकल केस था, लेकिन यश शर्मा को शुरू से लेकर आखिर तक मरीज का नाम कहीं दिखाई नहीं दिया। इसे साफ तौर पर बहुत ही खास तरीके से संभाला गया था। भले ही वह पहली बार किसी के मेडिकल रिकॉर्ड्स का इस तरह से अध्ययन कर रहा था और उसे कोई खास तजुर्बा नहीं था, लेकिन यश शर्मा बता सकता था कि उस बुजुर्ग की बीमारी बहुत गंभीर है। किडनी फेल होना, हार्ट फेल होना और सांस लेने के सिस्टम में दिक्कत। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर का कोई भी हिस्सा स्वस्थ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उनका अब तक जिंदा रहना ही एक चमत्कार है, कोई तरीका ही नहीं है। इसे 3 बार ध्यान से पढ़ने के बाद यश शर्मा को एहसास हुआ कि अपनी मौजूदा काबिलियत के साथ उसके पास इस मरीज का इलाज करने का कोई तरीका नहीं है। सिस्टम, मुझे क्या करना चाहिए? यश शर्मा ने कोई अच्छी तरकीब सोचने के लिए बहुत दिमाग लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उसने हारकर सिस्टम से पूछा। सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसी कि उम्मीद थी, यश शर्मा काफ़ी निराश हुआ। उसके पास कुछ किताबें और सामग्री खंगालने के अलावा कोई चारा नहीं था, इस उम्मीद में कि शायद कुछ सुराग मिल जाए। ठीक जब अंधेरा होने लगा था, अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। बुनियाद को मजबूत करो और मूल तत्व को पोषण दो। ये शब्द अचानक उसके दिमाग में आए। बिल्कुल सही, चूंकि शरीर काम करना बंद कर रहा है, तो क्या मैं उस मूल शक्तिवर्धक काढ़े का इस्तेमाल कर सकता हूँ? मूल शक्तिवर्धक काढ़ा मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है, बुनियाद को मजबूत करता है और मूल तत्व को पोषण देता है। इस सवाल को लेकर यश शर्मा ने सिस्टम से फिर से पूछा। हाँ, सिस्टम के इस छोटे से जवाब ने उसे बहुत खुश कर दिया। न सिर्फ उसे देविका राजपूत के दादाजी की बीमारी का इलाज करने का एक तरीका मिल गया था, बल्कि इससे भी अहम बात यह थी कि इससे उसे सिस्टम की कुछ और खूबियों को समझने में मदद मिली। मिसाल के तौर पर, अगर वह कोई सीधा सवाल पूछता तो वह ज़्यादातर जवाब नहीं देता, लेकिन अगर वह एक जवाब देता और सिर्फ हाँ या ना में पूछता तो वह ज़्यादातर जवाब दे देता था। मूल शक्तिवर्धक काढ़ा इस्तेमाल किया जा सकता था, तो अगला काम था उसे बनाना। जिनसेंग, गोजी बेरी, सोलोमन सील, यूरियाल के बीज, लिंगजी मशरूम, इन चीनी जड़ी बूटियों को संभालना काफ़ी आसान था, इन्हें खरीदा जा सकता था। हालांकि आखिरी 2 सामग्रियां, पहाड़ी सत्व और मूल की ओर वापसी, दोनों ही जादुई घास थीं और इन्हें आम तरीकों से नहीं पाया जा सकता था। रुको, यश शर्मा ने सिस्टम पैनल खोला और औषधालय में गया। ये औषधालय एक दुकान जैसा था, इसमें बहुत सी चीज़ें थीं, जिनमें चीनी जड़ी बूटियों के बीज और यहाँ तक कि कुछ दवाएं भी शामिल थीं, जिन्हें बदला जा सकता था, लेकिन उनके लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स की ज़रूरत थी। इनमें से यश शर्मा को मूल शक्तिवर्धक काढ़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाली पहाड़ी सत्व और मूल की ओर वापसी मिल गई, लेकिन पहाड़ी सत्व के एक हिस्से के लिए 20 पॉइंट्स की ज़रूरत थी और मूल की ओर वापसी के एक हिस्से के लिए 35 पॉइंट्स की ज़रूरत थी। दोनों की कुल कीमत 55 पॉइंट्स जितनी ज़्यादा थी। उसके पास अभी 10 से भी कम पॉइंट्स थे। पहाड़ी सत्व और मूल की ओर वापसी के बीज भी थे, जो थोड़े सस्ते थे। 10 बीजों के एक पैकेट के लिए 10 रिवॉर्ड पॉइंट, लेकिन वहाँ बनाया मूल शक्तिवर्धक काढ़ा नहीं था। लगता है फिलहाल के लिए यही सबसे सही तरीका है। उसने पहले ही एक तरीका सोच लिया था। सिस्टम से दोनों तरह की जादुई घास के बीज खरीदो, उन्हें लगाओ और फिर मूल शक्तिवर्धक काढ़ा तैयार करो। इस तरह से जरूरी रिवॉर्ड पॉइंट्स आधे से भी कम हो जाएंगे, लेकिन वह समय की गारंटी नहीं दे सकता था। अगला काम है रिवॉर्ड पॉइंट हासिल करना। चाहे वह जड़ी बूटियां हो या बीज, उन सभी को बदलने के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स की जरूरत थी। अब यश शर्मा को सबसे जरूरी काम यह करना था कि वह रिवॉर्ड पॉइंट्स हासिल करने का कोई तरीका ढूंढे। मुझे क्या करना चाहिए? रुको, चूंकि औषधालय चीजें बेच सकता है, तो उसे चीजें स्वीकार भी करनी चाहिए, है ना? चलो इसे आजमा कर देखते हैं। उसने पहले घर से कुछ चीनी जड़ी बूटियां लीं, लेकिन सिस्टम ने कोई इशारा नहीं किया। क्या हो रहा है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी कोई कीमत नहीं है? इस बारे में सोचने के बाद उसने सीधे अपनी इन्वेंट्री से वह जहर उतारने वाली घास ली जो उसने पहले काटी थी और उसे दुकान में लेन देन दिखाने वाले ग्रिड में रख दिया। इस बार कुछ हलचल हुई। साइड में 5 का एक प्रॉम्प्ट दिखाई दिया, जिसका मतलब था कि जहर उतारने वाली घास के इस एक डंठल को 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले दिया जा सकता है। इसके साथ ही परेशानी हल हो गई। यश शर्मा ने जहर उतारने वाली घास के 3 डंठलों का इस्तेमाल किया और उनके बदले 15 रिवॉर्ड पॉइंट ले लिए। फिर उसने बीजों के 2 पैकेट खरीदे, एक पैकेट पहाड़ी सत्व का और एक पैकेट मूल की ओर वापसी का। असल में अगर वह सारी जहर उतारने वाली घास बेच देता तो वह उसे एक खुराक मूल शक्तिवर्धक काढ़ा बनाने के लिए जरूरी पहाड़ी सत्व और मूल की ओर वापसी से बदल सकता था, लेकिन वह पहली ही कोशिश में कामयाब होने की गारंटी नहीं दे सकता था, इसलिए उसने ज़्यादा सुरक्षित तरीका चुना। अगला काम है पौधे लगाना। कल तक का इंतजार किए बिना उसने सीधे जमीन का एक टुकड़ा चुना, पहाड़ी सत्व और मूल की ओर वापसी के बीज बोए और फिर बचे हुए प्राचीन झरने के पानी से उन्हें पानी दे दिया। मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी बढ़ जाएंगे।